Hello students, today we will discuss directive principle of state policy which comes under part 4 of the constitution. ठीक है, अब नेक्स्ट वे देखते हैं व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दीज आर द आइडियल्स जो कि स्टेट मस्ट फॉलो वाइल मेकिंग दियर पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज. जब लॉज और स्टेट पॉलिसीज बना रहा होगा तब इनको फॉलो करना होता है. ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिकमेंडेशन फॉर द स्टेट, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑर्गन है स्टेट के वो इसको फॉलो करते हैं. अब अम्बेडकर के क्या व्यूज थे इसको लेके? दे आर द नोबल फीचर्स, ठीक है, फिलोसफी एंड कंसिडर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्स एंड इन्फ्लुएंस क्या है इसके? ये इट इज़ बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. इसका सोर्स क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो कि इंस्पायर बाय द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये उसी को रिसेंबल्स करता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीपीएसपीज? तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन होती है स्टेट अथॉरिटीज़ पे, मॉरल ड्यूटी होती है क्योंकि कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ना ही जस्टिफिएबल बाय द स्टेट है. ये एक सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है. रियल फोर्स लाइज इन द पब्लिक ओपिनियन एंड मेक इट्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. सेकेंड फीचर इसका क्या होता है? दे आर द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. डीपीएसपी एम एट इसलिए सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो ये किस टाइप की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. वाइल फंडामेंटल राइट्स प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली. दिस कॉन्ट्रास्ट विद फंडामेंटल राइट्स विच आर ऑफन सीन एज ए निगेटिव इन नेचर. ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को जो कि निगेटिव इन, क्योंकि इसको निगेटिव इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये स्टेट पर ऑब्लिगेशन होता है जिनको फुलफिल करना होता है स्टेट को. वाइल डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, दे आर पॉजिटिव इन नेचर. वाई दे आर पॉजिटिव? बिकॉज दे आर फॉलोज ड्यूरिंग द इनेक्टिंग पॉलिसीज एंड लॉज बाय द स्टेट. थर्ड इसका क्या फीचर्स है? ये सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स. अब सारे सब्जेक्ट को तो फंडामेंटल राइट्स कवर नहीं कर पाया तो ये क्या करता है? सप्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को, फिलिंग द गैप्स बाय एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है. सोशल इकोनॉमिक राइट्स क्या है? ये प्रोवाइड करता है डीपीएसपी. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोटेड बाय द डीपीएसपी. थर्ड, ये बी एन राव जो कंट्रीब्यूशन है, रिकमेंड दैट इंडिविजुअल राइट्स भी क्लासिफाइड इनटू जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल कैटेगरीज. तो बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल राइट्स जो भी हैं, एक तो ये मतलब एक तो जस्टिसिएबल होने चाहिए जो कि कोर्ट इन्फोर्स कर सके, एक होने चाहिए नॉन जस्टिसिएबल कैटेगरीज जो कि डीपीएसपी है. दिस सजेशन वाज इनेक्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. नेक्स्ट, दे आर नॉन जस्टिसिएबिलिटी. ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट. इसका क्या मीन है? जब भी ये जैसे डीपीएसपी इसको मतलब फॉलो नहीं करता है स्टेट, तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते. ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है और ये यूपीएससी ने 2020 और 2015 में भी पूछा है. अब जुडिशियल रोल क्या है? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसी लॉ की चेक करी जाती है, व्हेन वी आर चेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, देन डीपीएसपी कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट. फिर ये सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस है? सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मानता है? एनी लॉ एमिंग टू इम्प्लीमेंट डीपीएस मस्ट बी रीजनेबल एंड कंप्लाई विद आर्टिकल 14 एंड 19. ठीक है, जो भी कोई लॉ है अगर जब आप बना रहे हैं ड्यूरिंग डीपीएसपी तो वो रीजनेबल होना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए आर्टिकल 14 एंड 19 को. क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी. अब देखो डीपीएसपी क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट. सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गए, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हो गए. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्लासिफिकेशन भी यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है. उसमें कई तरीके के डीपीएसपी डाल देगा, फिर ये पूछेगा ये गांधीयन है क्या, ये लिबरल है क्या. तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं? ठीक है, सोशलिस्ट डीपीएसपी जो इसके अंडर में आएंगे, एक्चुअल में सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते क्या हैं? दे आर आइडियल्स जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इंश्योरिंग ए वेलफेयर स्टेट. ठीक है, जो कि वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? एक तो आर्टिकल 38, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर दैट मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़. ठीक है, तो ये मिनिमाइज इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करता है, वेलफेयर पीपल को प्रमोट करता है. आर्टिकल 39, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ये भी एक बार यूपीएससी ने पूछा है, ऐसा दे दिया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मेंशन इन विच, तो उसका आंसर डीपीएसपी था. ऑप्शन में ये था फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41 जो कि राइट टू वर्क प्रमोट करता है, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन कॉजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस. अब ये टैक्स टू टैक्स डीपीएसपी इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही दे देगा राइट टू वर्क मेंशन इज विच डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 42,
ये प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। अब मेटर्निटी रिलीफ में आपने वो भी देखा होगा, मेटर्निटी लीव वगैरह का जो लॉज है वो इसी आर्टिकल के अंदर बना है। ठीक है, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स एंड कंडीशन इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी क्या है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जो कि आइडिया और फिलोसफी ऑफ गांधी जी की जो आइडियल फिलोसफी है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस को गांधी जी प्रमोट करते थे, कम्युनिटी वेलफेयर को करते थे। अब इनमें विच आर्टिकल कम्स अंडर गांधीयन प्रिंसिपल, तो वन इज आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, जो कि प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल। इसके लिए आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल 72 एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसी के अंडर बनाया गया है। ठीक है, उसी को प्रमोट करने के लिए। तो एक्चुअल में हम यही है ना, फर्स्ट हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी डीपीएसपी की, वो क्या होती है कि मतलब ये जो भी आइडियल्स हैं ये स्टेट फॉलो करता है लॉज बनाने में। ठीक है, तो अब जो 72 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए 1992 में, ठीक है, तो वो आर्टिकल 40 को फॉलो करा गया था उसमें। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, आर्टिकल 46 एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs ST और अदर वीकर सेक्शन। गांधी जी बहुत ज़्यादा बोलते थे SCs के लिए STs के लिए, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब ये वर्ड्स, वाई दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स UPSC विल आस्क या अदर एग्जामिनेशन विल आस्क के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स mention in which is mention in which part of the constitution, तो उसमें लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, तो देन वी हैव टू सेलेक्ट देम। if we read and each by word and word, then we can choose easily by the answer. नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ कॉज एंड अदर मिल्क एंड ड्रोट कैटल्स, ये भी गांधी प्रिंसिपल में आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम। इनको लिबरल इंटेलेक्चुअल फ्रीडम प्रिंसिपल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू प्रोग्रेसिव आइडियाज़। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, एक तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़। और वन क्वेश्चन इज फॉर यू इज वन स्टेट first state after the independence which enforce uniform civil code। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। ठीक है, ये अभी करंट न्यूज़ में चल रहा था तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आ जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 40 एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट लाइफ। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्ट। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर समथिंग रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कुछ कल्चरल हेरिटेज वगैरह, तो UPSC कंफ्यूज करता है, कल्चरल हेरिटेज को दे देगा कि फंडामेंटल राइट में है, DPSP में है, तो इसलिए हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 50 जो कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी UPSC एक बार पता कर चुका है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 51 प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, फोस्टिंग रिलेशन विद इंटरनेशनल रिलेशन। ये आर्टिकल 51 है, इसका हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में भी, जब कोई SC लिखना हो या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई आंसर लिख रहे हो, तब हम इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन से अमेंडमेंट विच आर अमेंडमेंट रिलेटेड टू DPSP। नंबर 1 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो कि स्टैंड करता है DPSP को। इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे लीगल एड के लिए, वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, और DPSP को 39B और 39 का जो C है सब पार्ट है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मोर लिबरल स्टांस रखा गया था। परहैप्स दे आर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14 एंड 19। नेक्स्ट है 86 अमेंडमेंट 2002 जिसमें कि एजुकेशन के लिए फंडामेंटल राइट 21A में लाया गया, अलाइनिंग विद द DPSP। आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज कराया। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है 97 अमेंडमेंट जो कि 2011 में आया, एडेड आर्टिकल 43B प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अब हमें इसको ईयर भी याद करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, 42nd अमेंडमेंट में कौन पीएम था, ये इसका क्रोनोलॉजी बता रही है। स्टेट लेवल के एग्जाम में ये पता करा जाता है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू डीपीएसपी। तो फर्स्ट केस इज चंपाकम दोराई राजन, फंडामेंटल राइट है प्राइमेसी ओवर डीपीएसपी, ये बोला गया। फिर है गोलकनाथ केस 1967, जिसे इसमें ये बोला गया पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। नेक्स्ट केस इज केशवनंदा भारती केस, जो कि हम जानते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बैलेंस बोथ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी नाइदर कैन हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों ही बैलेंस करना है हमें, लेकिन कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना चाहिए। फिर है मिनरेवा मिल केस 1980 में, ये बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल डीपीएसपी इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक हार्मोनी थे बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। नेक्स्ट केस है उन्नी कृष्ण केस 1993, जो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 55 से कुछ रिलेटेड था। फिर है ओल्गा टेलिस केस 1985, जो लिंक विद आर्टिकल 21 और 39 एट डीपीएसपी। नेक्स्ट फर्दर रीडिंग आप कैसे पढ़ सकते हैं डीपीएसपी को, रीड डीपीएसपी लाइन बाय लाइन बाय वर्ड टू वर्ड, बिकॉज ये कुछ भी कोई भी आर्टिकल उठा लेगा, उसको कोई टेक्स्ट उठा लेगा यूपीएससी, देन यूपीएससी पुट इन द एग्जाम यू आस्क बाय यू कि डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे पढ़ सकते हैं, कंपैरिजन विद द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये जस्टिसिएबल होता है, अगर ये वायलेशन होता है इसके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता। अगर स्टेट इनको वायलेट भी करता है तो यू कैन नॉट गो डायरेक्टली इन द कोर्ट। तो इस तरीके से कंपेरिजन देख सकते हो। फिर कंपैरिजन विद द फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि मैं बता रहा था, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, एक कंपोजिट कल्चर, हेरिटेज, इस तरीके